Hello everyone, I am Rupal Jain and in this video I will be sharing some of my strategies that I used in clearing my CSIR NET exam with AIR1. So let me introduce myself first. I have completed my graduation from Kirodimal College, University of Delhi and my post-graduation from Hindu College, University of Delhi. I have cleared my IIT JAM entrance in 2019 with AIR 160, CSIR NET June 2020 with AIR 1 in LS and GATE 2021 with AIR 399. So actually many of my friends and my juniors were asking about the strategies that I followed, the schedule that I made and how I come up with the idea of clearing the CSIR NET exam. So I thought of making a video of sharing this thing with all of you. तो पहले तो मैं यही बताना चाहूँगी कि ना जब मैंने ये एग्ज़ाम फॉर्म फिल करा था इन मार्च और इन अप्रैल, तो मेरे को ये भी नहीं पता था कि इस नेट का सिलेबस क्या होता है और लेकिन मैंने एक्सपोजर के लिए उसको फिल कर दिया कि चलो फर्स्ट अटैम्प्ट है और इसमें तो क्लियर होने वाला है नहीं, क्योंकि हम यही सोचते हुए आते हैं कि ना नेट बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है और फर्स्ट अटैम्प्ट में तो क्लियर ही नहीं होना है JRF बिल्कुल भी। तो मैंने भी इसलिए फिल कर दिया कि मैं जून के लिए प्रिपेयर करी थी। मैंने सोचा कि अब 2-3 मंथ्स में क्या ही क्लियर होगा मेरा। बट ड्यू टू लॉकडाउन कोविड की सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि ना एग्ज़ाम डेट डिले होती चली गई। तो पहले तो और एग्ज़ाम हुआ हमारा नवंबर में, तो तब तक तो बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो गई थी। तो पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि ना जब मैंने एग्ज़ाम फॉर्म फिल करा था, मैंने JRF नहीं, मैंने LS फिल करा था बिकॉज़ मेरे को PhD नहीं करनी थी, तो फिर इसलिए मैंने उसको LS ही फिल कर दिया था और मेरे को लगा भी नहीं था कि ना मेरा LS भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मेरी तो कोई प्रिपरेशन नहीं थी। बट मैंने क्या करा कि जब मैंने फॉर्म फिल कर दिया तो फिर मैंने सोचा कि कुछ एटलीस्ट कुछ तो पढ़ना चाहिए। अब तो मेरे को ना ऑर्गेनिक बहुत अच्छी लगती है। पहले तो मैं सब लोगों को ये टिप देना चाहूँगी जो ये सोचते हैं कि ना हमारा ये सब्जेक्ट हमें इससे डर लगता है या हमारा ये सब्जेक्ट अच्छा नहीं है, तो बच्चे क्या करते हैं, सबसे पहले वही स्टार्ट कर देते हैं। तो आई थिंक उस सब्जेक्ट को ना बाद में स्टार्ट करना चाहिए, पहले उस सब्जेक्ट को चूज़ करना चाहिए जिसमें आपका पूरा इंटरेस्ट हो। बिकॉज़ अगर आपका स्टार्टिंग में इंटरेस्ट लूज़ हो गया ना, तो फिर आप आगे कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। फिर आप क्या होगा, आपका जो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस है ना वो डाउन होता चला जाएगा। एंड प्लीज़ डोंट लेट योर सेल्फ़ कॉन्फिडेंस डाउन, बिकॉज़ ये सेल्फ़ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आई कीप माई सेल्फ मोटिवेटेड ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन। तो इस वजह से ही मेरे को इस वजह से ही मैं शायद एग्ज़ाम क्लियर कर पाई थी। इसीलिए मेरे को ऑर्गेनिक बहुत अच्छी लगती है, तो इसलिए आई स्टार्टेड विद ऑर्गेनिक फ़र्स्ट। मैंने सोचा कि मेरे कंसेप्ट्स अगर मैं स्ट्रॉन्ग कर लूँगी तो फिर वो मेरे को बहुत फ़ायदा देगा, क्योंकि क्या होता है कि ना रटे रटाई क्वेश्चंस तो आते नहीं हैं और ऑर्गेनिक के अंदर तो तुम वैसे कुछ नहीं रट सकते हो, यू हैव टू बी कंसेप्चुअल, राइट। तो आई स्टार्टेड विद क्लेडन। मैंने क्लेडन उठाई, तो मैंने ना उसमें कुछ चैप्टर्स ऐसे मार्क कर, मतलब कुछ चैप्टर्स ऐसे छोड़ दिए जो बहुत ही बेसिक से होते हैं या जो हमें आते ही हैं, तो मैंने वो नहीं करे। मैंने खुद को अपना टाइम पीरियड दिया, टाइम लिमिट दी कि लाइक मेरे को 1 मंथ के अंदर, 1.5 मंथ के अंदर ये पूरी बुक कंप्लीट करनी है। तो फिर मैंने क्या करा, मैंने ना और क्लेडन पढ़नी शुरू करी, तो धीरे धीरे मेरे को उसके अंदर इंटरेस्ट आना शुरू हुआ। मैं उसके अंदर मार्क करती चली गई। एक मैं टिप देना चाहूँगी कि ना जब हम कोई बुक पढ़ते हैं ना, तो प्लीज़ अगर आपके पास बुक है तो उसके नोट्स बनाने से अच्छा अपना उस बुक में ही मार्क कर लो, क्योंकि नोट्स बनाने में आपका बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा, बहुत ज़्यादा कंज्यूम करेगा टाइम। मेरे पास बुक थी तो इसलिए मैं पेंसिल से वही मार्क कर लेती थी। और क्या होता है कि ना जैसे कुछ पैराग्राफ्स हमारे बहुत बड़े होते हैं, अब एक बार तो उस पैराग्राफ को पढ़ लिया, अब दूसरी बार जब उस पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो कभी कभी ना मेरे को कुछ पैराग्राफ समझ नहीं आता था, तो मैं क्या करती थी, उसका जिस्ट लिख लेती थी उसके साइड में ही हिंदी में, क्योंकि मेरे को मतलब जब हम हिंदी में लिखते हैं ना तो आई थिंक वी फील मोर कंफर्टेबल, तो इसीलिए मैं ना हिंदी में ही लिख लेती थी उसको। तो क्या होता था कि ना मैंने जब वो एक बार क्लेडन कंप्लीट कर ली, मेरे को 1.5 मंथ्स लगे थे उसको कंप्लीट करने में, तो मेरे को मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर पहले यहाँ था तो अब वो यहाँ तक आ चुका था, ठीक है। तो आई गेट 1 स्टेप क्लोज़र ऑफ क्लियरिंग CSIR नेट एग्ज़ाम, क्योंकि ऑर्गेनिक एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है और हर कोई ना ऑर्गेनिक से डरता है, क्योंकि सबको लगता है कि नेट की जो ऑर्गेनिक होती है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है। बट प्लीज़ ऐसा नहीं है, ऐसा मत सोचा करो। अगर आप ऐसे ही घबरा जाओगे ना तो आप कुछ नहीं कर पाओगे।
थोड़ा अपने आप को, माइंड को काम करते रहो थोड़े थोड़े टाइम में कि नहीं, यू कैन डू इट, यू विल डू इट, तो हो जाएगा। मैंने ना ये नोटिस करा कि क्लेडन और कैरोथर्स के जो है ना क्वेश्चंस, वो डायरेक्ट आ जाते हैं पेपर के अंदर। एक 4 मार्क का क्वेश्चन, मतलब मेरे को पता था कि ना वो इस पेज पर है या इस टॉपिक का क्वेश्चन है, बट मेरे को लास्ट मोमेंट पे वो याद नहीं आया था। तो अगर आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ी हुई होगी क्लेडन, तो आपके लिए वो अच्छी बात है। जो लोग अब बीएससी कंप्लीट कर चुके हैं या फिर जिनके पास अभी सफिशिएंट टाइम है कि वो नेक्स्ट ईयर देंगे, या फिर अभी उनके पास टाइम है देने के लिए, तो मैं तो उनको यही सजेस्ट करूँगी अभी से ही क्लेडन पढ़ना शुरू कर दीजिए, बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो फिर मैंने क्या करा, जब मैंने क्लेडन पढ़ ली तो फिर ना मैंने कैरोथर्स के कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स पढ़े थे। अब क्योंकि ना मैं मेरी एमएससी भी साथ साथ चल रही थी, तो एमएससी में जो टॉपिक्स मेरे आ चुके थे वो नेट में भी आने थे। तो मैंने ना एमएससी के टाइम पर ही वो टॉपिक्स जो है ना पहले से ही कैरोथर्स से या फिर और बुक्स वगैरह से, नोट्स से बहुत अच्छे से पढ़ रखे थे वो, तो मेरे को इसलिए ईजी रहा उनको प्रिपेयर करना। अब जैसे कैरोथर्स के अंदर एक तो आपका फर्स्ट चैप्टर हो गया, एक सेकंड चैप्टर हो गया। कैरोथर्स भी सारी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, फर्स्ट या सेकंड चैप्टर आपने देख लिया। पेरीसाइक्लिक भी आप उसके अंदर देख सकते हो, क्योंकि ना उसमें से आ जाते हैं क्वेश्चंस पेरीसाइक्लिक के, तो ये सफिशिएंट रहेगा। और ऑर्गेनिक के लिए वैसे यार मैंने ना कोई नोट्स वगैरह नहीं करे थे ऑर्गेनिक के लिए बिल्कुल भी, मतलब मैंने बुक्स के अलावा मैं कहीं गई ही नहीं हूँ ऑर्गेनिक के लिए। तो बेसिकली आई स्टिक टू रीडिंग बुक्स, क्योंकि मेरे को बुक्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है और मैं कभी नोट्स से कम्प्लीटली सेटिस्फाइड नहीं होती। मेरे को हमेशा लगता है कि ना अगर मैंने नोट्स पढ़े तो फिर उसके अंदर कुछ ना कुछ इनकम्प्लीट रह ही जाएगा, इसीलिए मैं हमेशा ना बुक्स ही प्रेफर करती थी। मैंने नेट के लिए कोई कोचिंग नहीं ली थी, मैंने जैम के लिए ली थी, बट नेट के लिए मैंने सेल्फ स्टडी ही प्रेफर करी थी। तो मैंने जब कैरोथर्स पढ़ ली थोड़ी बहुत, मतलब जो सेलेक्टेड चैप्टर्स थे उसके अंदर, और एक ज़्विफल का एक चैप्टर है प्रोटेक्टिंग एंड डी प्रोटेक्टिंग ग्रुप, वो बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज़ उसके अंदर से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। अगर डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते तो फिर उन प्रोटेक्टिंग या डी प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स की यूसेज आ जाती है कि मतलब कहीं कहीं एप्लीकेशंस दे दी, तो वो जब तक आपको नहीं आएंगे तो फिर आप उसको नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो वो चैप्टर आप वहाँ से ज़रूर पढ़ लेना। मैंने भी वहीं से ही पढ़ा था, मैंने उसके नोट्स भी अच्छे से बना लिए थे, क्योंकि मेरे पास वो बुक नहीं थी, मैं PDF से ही पढ़ रही थी वो वाला। स्पेक्ट्रोस्कोपी हमारे एमएससी फर्स्ट सेम में हमें रावत सर ने पढ़ाई थी, वो बहुत अच्छी पढ़ाई थी, पाविया से पढ़ाई थी उन्होंने, तो मैंने उस टाइम ही बहुत अच्छे से पढ़ी थी। अब जैसे कुछ बच्चे बोलते हैं कि ना साथ साथ प्रिपेयर नहीं होता है, तो मैं तो ये बोलूँगी जो आप लोग बीएससी में एमएससी में पढ़ रहे हो उसी के ऊपर ही आप लोग, उसके ऊपर भी आप फोकस करते जाओ। ऐसा नहीं है कॉलेज में जो पढ़ा रहे हैं वो यूज़लेस होता है, बहुत यूज़फुल होता है वो आपके लिए, क्योंकि मेरे को ऐसा फील हुआ है। मैंने प्रिपरेशन करी थी साथ के साथ सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स के लिए, तो मेरे को नेट में उनका भी एडवांटेज हुआ था। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी मैंने रावत सर के नोट्स से पढ़ी थी और पाविया से पढ़ी थी, तो मेरा वो मेजर पोर्शन उसके अंदर कवर हो गया था। तो ऑर्गेनिक के लिए ना मैंने कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं करे थे। एक तो जो क्लेडन और कैरोथर्स के जो एग्जाम्पल्स होते हैं उन्हीं में से आ जाते हैं क्वेश्चंस डायरेक्ट, ठीक है, और बाकी तो आप प्रीवियस ईयर कर लेना। ऑर्गेनिक आपकी मेनली यहीं पर ही ख़त्म हो जाती है। रही बात इनऑर्गेनिक, देखो मेरे को ना फिज़िकल बहुत बुरी लगती है मतलब जैसे बोलते हैं ना कि ऑर्गेनिक सबसे टॉप मोस्ट, फिर उसके बाद इनऑर्गेनिक और सबसे लास्ट में फ़िज़िकल, क्योंकि फॉर्मूलेज ना जितने भी ज़्यादा तुम याद कर लो मतलब भूल ही जाते हैं उसको बार बार ना, और मेरे न्यूमेरिकल्स हमेशा से ही गलत होते रहे हैं, तो इसलिए मैंने ट्राई करा फ़िज़िकल को मैं लास्ट में ही करूँगी। मैंने फिर इनऑर्गेनिक स्टार्ट करी। इनऑर्गेनिक के अंदर ना मेजर चैप्टर्स हैं, एक तो कोऑर्डिनेशन, एक OMC, एक बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर आपने ये 3 चैप्टर्स पे फोकस कर लिया तो फिर आपकी काफ़ी ज़्यादा स्कोर बन जाएगा आपका। इस बार नेट जून 2020 के अंदर OMC की बहुत ज़्यादा वेटेज रही थी, मतलब मैंने खुद नोटिस करा कि जिन बच्चों ने OMC नहीं पढ़ा ना उनको बहुत लॉस हुआ होगा इसके अंदर, क्योंकि वो क्वेश्चन ही समझ नहीं आ रहे थे, और मतलब क्योंकि वो जो क्वेश्चंस थे ना इस बार सारा डायरेक्ट बुक्स से उठा रखा था, कोई आपके नोट्स काम नहीं आ रहे थे, कोई आपकी कोचिंग काम नहीं आई थी उसके अंदर। जिन लोगों ने बुक्स पढ़ी थी, जिन लोगों को कंसेप्ट अच्छे से आते थे, उन लोगों ने वो एग्ज़ाम क्लियर कर लिया था। तो मैंने ना OMC और कोऑर्डिनेशन और बायो इनऑर्गेनिक मतलब तीनों मैंने अजय कुमार से पढ़ी थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। कोऑर्डिनेशन के लिए हाँ मैं वीडियोस वगैरह देख ली थी, या फिर मेरे जो जैम के नोट्स थे
तो मैं उनमें से पढ़ लेती थी। बायो इनऑर्गेनिक और ओएमसी थी, वो मैंने अजय कुमार से ही प्रेफर करी थी। अच्छा, एक टिप देना चाहूँगी, इतनी बड़ी बुक है, अब उसको अब आपको ये लगेगा कि ना अब इतनी बड़ी बुक को हम नोट्स कैसे मतलब कैसे प्रिपेयर करेंगे बहुत सारा। तो ना क्या करो कि ना ज़रूरी नहीं है पूरी पूरी थ्योरी लिखो अपने नोट्स के अंदर, थ्योरी इतनी ज़्यादा काम नहीं आएगी। आप चाहे तो पीडीएफ के अंदर या अपने बुक के अंदर मार्क कर लो, थ्योरी समझ लो। मैंने पीडीएफ के अंदर क्या करती थी, हाईलाइट कर लेती थी जो पॉइंट्स होते थे समझने वाले, और जो लिखने वाले होते थे जो मेरे को पता था कि ना डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कोई रिएक्शंस हो गई, ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन, रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन, कुछ भी ये सब, तो मैं क्या करती थी कि ना उनके रिएक्शंस लिख ली, बहुत सारी फॉर्मूलेज लिख ले डायरेक्ट, या फिर कोई भी जैसे वेड-मिंगोज़ रूल हो गया या कुछ भी ऐसा हो गया, ज्योमेट्री वगैरह हो गई, वो सब मैं शॉर्ट में लिख लेती थी। मैं पेजेस को बढ़ाती नहीं थी, मैं ना बहुत ही कंसाइज वे में लिखना प्रेफर करती थी। एक बायो इनऑर्गेनिक की मैंने एक टिप दी थी, बायो इनऑर्गेनिक बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, बट प्लीज़ उस चैप्टर को छोड़ के मत जाओ। हाँ ठीक है, वो रटने वाला चैप्टर है, बट उसकी जो है वैल्यू बहुत ज़्यादा है। रटने वाले का मतलब ये कि ना मैंने ना उसको पढ़ा था, मतलब 4 मार्क का क्वेश्चन भी आ जाता है उसके अंदर से डायरेक्ट, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा ये वाला चैप्टर अगर आप प्रिपेयर करते हो तो। ठीक है, तो फिर बायो इनऑर्गेनिक का हो गया। बायो इनऑर्गेनिक के लिए मैं क्या करती थी, हाँ एक चीज़, मैंने ना जैसे बायो इनऑर्गेनिक के नोट्स बना लिए। अब मान लो मैं जब प्रीवियस ईयर कर रही हूँ या फिर कुछ और कर रही हूँ, तो फिर अब उसमें से मेरे को कुछ नया कंसेप्ट मिल गया, तो क्या होता था कि ना उससे मैंने डायरेक्ट उसी टॉपिक के अंदर ही लिख लेती थी उस टॉपिक, उस वर्ड को या फिर उस एक्सप्लेनेशन को, उस पॉइंट को, कुछ भी होता था ना वहीं पर ही साइड में थोड़ी सी स्पेस बची होती थी ना, मैं वहीं पर ही लिख लेती थी। उससे क्या होता था, मान लो कि ना अब मैंने चैप्टर 20 पेजेस में वो चैप्टर के नोट्स बनाए, उसके बाद में 20 पेजेस के बाद में हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन के कुछ 1-2 पॉइंट लिख रही हूँ। अब वो तब तक कहाँ याद रहेंगे, अगर आपने साथ में ही लिख लिया ना तो आपको वो याद रहेगा कि अच्छा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, तो फिर मेरे को ये ज़रूर पढ़ना है। तो इससे क्या होता है कि ना मतलब माइंड ना आपका प्रिपेयर रहता है कि ना ये कंप्लीट टॉपिक के जो कंप्लीट नोट्स हैं या कुछ एक्सप्लेनेशन है वो इसी पेज के अंदर ही है, इधर उधर बिखरे नहीं पड़े हुए। तो ये ये ट्रिक मैंने फॉलो करी थी। और अब आई फ़िज़िकल की बात। फ़िज़िकल मैंने सबसे लास्ट में उठाई थी। फ़िज़िकल के लिए वैसे तो बहुत सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं। हाँ, कुछ बच्चे ऐसे समझते हैं कि अगर हम सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट पढ़कर चले जाएंगे तो फिर वही हमारे लिए सफिशिएंट होगा, बट ऐसा नहीं है। अब नेट की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो गई है। वैल्यू मतलब कि अब नेट का जो पैटर्न है वो थोड़ा चेंज हो गया। अब आपको तीनों सब्जेक्ट्स पर फोकस करना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि इस बार मैंने देखा था कि तीनों सब्जेक्ट्स की इक्वल वेटेज रही थी, ऑर्गेनिक की भी, इनऑर्गेनिक की भी और फिज़िकल की भी, तो आप किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ कर नहीं जा सकते थे। मैंने फ़िज़िकल के लिए क्या करा, फिज़िकल के लिए क्वांटम, थर्मोडाइनमिक्स, काइनेटिक्स, सॉलिड स्टेट, ये 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम अगर कोई पढ़ रहा है तो प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम, क्योंकि उसके अंदर से एक भी क्वेश्चन नहीं आता है। आप फोकस अगर करना चाहो तो क्वांटम में, काइनेटिक्स में, थर्मोडाइनमिक्स में एंड सॉलिड स्टेट में, ये चारों टॉपिक्स तो आप बहुत ज़रूर कर लेना। अच्छा, अब क्वांटम के लिए ना मेरे जैम के नोट्स थे मेरे पास, तो वो कर लिए थे। कुछ मेरे को एमएससी में हमें सर ने पढ़ाया था, मैंने कुछ उसमें से लिख लिया, तो ना मेरा उसी में से ही हो गया था। मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ा क्योंकि मेरे को वो कम समझ में आती है थोड़ी। काइनेटिक्स के लिए भी मैंने जैम के नोट्स ही प्रेफर करे थे, और उसके बाद मैं क्या करती थी कि जैसे जैम के नोट्स पढ़ लिए, उसके बाद मैंने ना एटकिंस ली। एटकिंस में से भी आते हैं क्वेश्चंस, तो मैं क्या करती थी, अब जैसे ना हमें पता होता है कि फ़िज़िकल में फॉर्मूलेज आते हैं ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स होते हैं, तो आपको मेन जो फोकस करना होता है फॉर्मूलेज पे, ग्राफ पे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, मतलब इन्हीं सब पे फोकस करना होता है। उनमें ज़्यादा थ्योरेटिकल नहीं पूछा जाता इतना, मतलब मैंने ये नोटिस करा है। तो मैं क्या करती थी कि ना उनके फॉर्मूलेज, अगर मेरे को एटकिंस में कुछ न्यू फार्मूला मिल गया तो मैंने उनको एक पेज पर लिख लिया। मैंने क्या करा था कि ना जितने भी फिज़िकल के टॉपिक्स थे उनके जितने भी फार्मूलेज थे सबको शॉर्ट नोट्स बना लिए, सबके फार्मूलेज मैंने पेज पे लिखती चली गई, क्योंकि लास्ट में वो रिवीजन के टाइम पर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। और मेरे को सच में, मतलब मैंने फ़र्स्ट टाइम ही अप्लाई करा था प्रिपरेशन के टाइम पर, मेरे को बहुत फ़ायदा मिला था, क्योंकि मैंने लास्ट में जाके ना वही
जो मैंने फॉर्मूलेज के शॉर्ट नोट्स बनाए थे वही मेरे को बहुत यूज़फुल रहे थे। तो काइनेटिक्स की ये बात हो गई। काइनेटिक्स के अंदर ना एंजाइम्स वाला जो पोर्शन है वो ज़रूर कर लेना। एक ऑर्डर निकालने वाले जो आते हैं टेबल बेस वाले, वो कर लेना, क्योंकि मैंने इस बार एक गलती कर दी थी ऑर्डर निकालने में ही, और मेरा शायद 2 मार्क का क्वेश्चन था या 4 मार्क का क्वेश्चन था, वो मेरा गलत हो गया था, जिसका मेरे को आज तक बहुत रिग्रेट है। तो आप ऐसी गलती प्लीज़ मत करना, प्लीज़। ज़रूर अच्छे से प्रिपेयर करके जाना उसको। और ईजी है, कुछ भी नहीं है उस टॉपिक के अंदर, मतलब काइनेटिक्स बहुत प्यारा टॉपिक है। अच्छा, और अब क्या रही थर्मोडाइनमिक्स। मेरे को बहुत बुरा लगता है टू बी वेरी ट्रू। अगर केमिस्ट्री के अंदर कोई ऐसा टॉपिक है जिसको मैं हटाना चाहूँगी तो वो होता है थर्मोडाइनमिक्स, बिकॉज मेरे को वो बिल्कुल भी नहीं पसंद। आज 11th से लेकर अब तक मैं उस टॉपिक से डरती आई हूँ। तो अब जब बात आई थी कि ना यार सारे टॉपिक्स तो हो गए हैं, लेकिन थर्मोडाइनमिक्स का क्या करें, तो मैंने ना थर्मोडाइनमिक्स पढ़ा ही नहीं। मैंने सिर्फ उसके फॉर्मूले एक पेज पर लिख लिए, उन्हीं को याद कर लिया, रट लिया। अब आप सोच रहे होंगे रट के चली गई ये टॉपिक, रट के चली गई ये फार्मूला कैसी सी है, बट मैं क्या करूँ, मेरे को नहीं अच्छा लगता वो वाला टॉपिक। तो फिर मैंने उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मतलब अगर मैं उसके ऊपर ज़्यादा टाइम वेस्ट करती अपना, तो फिर मैं बाकी टॉपिक्स के लिए कैसे प्रिपेयर करती। इसीलिए मैंने थर्मोडाइनमिक्स की फॉर्मूलेज याद कर लिए, और फॉर्मूलेज ही आते हैं बेसिकली उसके अंदर। अब क्या हुआ, फिजिकल का मेजर पोर्शन तो ये हो गया। हाँ, एक पॉलीमर और सरफेस केमिस्ट्री, ये दो ना चैप्टर्स कभी छोड़ के मत जाना आप लोग, क्योंकि ये क्या होता है कि तो बहुत ही छोटे से टॉपिक्स होते हैं और इनके अंदर से, लेकिन जब क्वेश्चंस आते हैं ना तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं। मेरे को अभी भी याद है कि एक मार्क होविंग के क्वेश्चन का एक क्वेश्चन आया था, इतना बड़ा पैराग्राफ था उस क्वेश्चन का, मतलब मैं देखते ही घबरा गई, पता नहीं क्या पूछ लिया उसके अंदर। पर जब मैंने ना उसको बाद में देखा, रिवाइज़ करी थी जब मैं, तब मैंने उसको देखा, तब मेरे को समझ में आया ये तो मार्क हॉफिंग की क्वेश्चन है। इतना इजी टॉपिक, इतना इजी क्वेश्चन, और वो 4 मार्क में दे रखा था। तो इसीलिए अगर किसी को मार्क हॉफिंग के क्वेश्चन पता ही नहीं होगा, वो चैप्टर पढ़ ही नहीं रखा होगा, तो फिर बेकार चला जाएगा ना, आपके 4 मार्क लूज़ हो जाएंगे। और एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में 0.2, 0.3 मार्क, 0.1 मार्क की भी बहुत ज़्यादा वेटेज होती है। तो 4 मार्क्स तो आपको पता नहीं कहाँ से कहाँ ले जाएगा। तो चाहे इनके आप फॉर्मूलेज याद कर लो, बट ये ज़रूर प्रिपेयर करके जाना। और प्लीज़ ट्राई टू कवर दी होल सिलेबस। मैं यही बोलूँगी, कोई भी चैप्टर आप छोड़ के मत जाओ। चाहे एक बार रीड कर लो अपने माइंड में, कम से कम ये तो आ जाए, गो थ्रू कर लो, आपके माइंड को कम से कम ये तो लगेगा हाँ कुछ तो पढ़ा था हमने इसके अंदर। बिकॉज कभी कभी क्या होता है कि ना, मान लो तुमने पढ़ लिया उस चैप्टर को, ठीक है, अब तुम्हें इस टाइम तो लग रहा है कि यार हमें समझ नहीं आया, बट पेपर करते टाइम ना कभी कभी वो पॉइंट याद आ जाता है। अब मान लो तुमने उस पॉइंट को पढ़ा ही नहीं होगा, तो फिर वो याद कैसे आएगा। इसीलिए ना उसको एक बार पढ़ के चले जाना, सारे टॉपिक्स को पढ़ के ज़रूर जाना। मैंने सब कवर करा था। अब मैंने एक बार तो रिवीजन कर ली, फिर उसके बाद अब मैंने सोचा, मैंने क्या करा था, पहले ऑर्गेनिक, फिर इनऑर्गेनिक, फिर फिजिकल करी थी। बच्चे क्या करते हैं कि साइड बाय साइड टॉपिक्स, मतलब साइड बाय साइड और इनऑर्गेनिक भी ले ली, फिजिकल भी ले ली। हाँ, तुम ऐसा प्रिपेयर कर सकते हो, बट मैंने इसमें कंफर्टेबल फील करा था तो मैंने करा, तो मैंने ऐसे ही फॉलो करा। अब जब मैंने 1 टाइम सिलेबस कंप्लीट कर लिया था, तो मेरा शायद से अगस्त तक, जुलाई अगस्त तक वो कंप्लीट हो चुका था सिलेबस। तो मेरे को ना कॉन्फिडेंस लेवल मेरा बूस्टअप हुआ। अब मेरे को लगने लगा कि ना हाँ, अब मैं शायद नेट क्लियर कर सकती हूँ। तो फिर मैंने क्या करा, अब सेकेंड टाइम रिवीजन करनी शुरू करी। मैंने अब क्लेडन फिर से उठाई, क्योंकि अब वो बहुत टाइम पहले पढ़ी थी, तो मैंने क्लेडन फिर से उठाई। बट इस टाइम मैंने अपने आप को टारगेट बहुत कम दिया। पहले मैंने 1.5 मंथ्स के अंदर वो क्लेडन कंप्लीट करी थी, अब मैंने 15 डेज़ का टारगेट करा। 15 डेज़, हाँ मेरे को याद है, मेरे को 15 अगस्त तक वो क्लेडन कंप्लीट करनी थी। तो मैंने ये टारगेट अपने बुक में लिख लिया था कि ना ये वाली कंप्लीट करनी है आपको 15 अगस्त तक। तो फिर मैंने वो कंप्लीट कर ली। अब जब आपके ऊपर प्रेशर होता है ना, या अपने आप को टाइम लिमिट दे देते हो, तो आप उस टाइम लिमिट तक ज़रूर कर ही रहते हो, और ऐसा वो हो गया था। तो मैंने 2 टाइम्स क्लेडन पढ़ी, और मेरे को ऑर्गेनिक के कॉन्सेप्ट्स मतलब बहुत अच्छे से क्लियर हो गए थे उस टाइम। तो मेरे को मतलब मैं बहुत खुश हुई थी कि ना चलो, ऑर्गेनिक के लिए अब मेरे को इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर मैंने और भी चीज़ें मतलब फिर मैंने दोबारा से इनऑर्गेनिक और फिज़िकल भी करा। क्वेश्चंस मैं वैसे प्रैक्टिस करती थी, बट मतलब प्रीवियस ईयर के उस टॉपिक के कर लिए जैसे प्रिपेयर। फिर मैंने हाँ, एक तो ना
एक टिप देना चाहूँगी। सब लोग ये सोचते हैं कि ना पढ़ाई पढ़ाई में लगे रहो, पूरे पूरे दिन पूरी पूरी रात पढ़ रहे होते हैं बच्चे प्रिपरेशन करने के लिए, बट ऐसा मत करो। अपने आप माइंड को फ्रेश करने के लिए आपको साथ साथ दूसरी एक्टिविटीज़ करनी भी ज़रूरी है। मैं भी पूरे टाइम नहीं पढ़ती थी और मैं बहुत ही कम पढ़ती हूँ। मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब मैं रात को 11-12 बजे के बाद तो मैं पढ़ती ही नहीं थी, कभी नहीं पढ़ी। मतलब मैं ट्वेल्थ में भी मैं 12 o'clock तक पढ़ी थी लास्ट, उसके बाद तो मैं कभी नहीं पढ़ी। ठीक है, तो फिर अगर आप दिन में भी इफेक्टिवली पढ़ लोगे तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप रात भर बैठकर ही पढ़ोगे तो ही आपका कंप्लीट होगा। हाँ, कुछ कुछ लोग होते हैं जो दिन में कंफर्टेबल होते हैं, कुछ नाइट में कंफर्टेबल होते हैं, वो सबकी अपनी कन्वीनियंस है। बट ऐसा नहीं है कि अगर आप एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो तो पूरा पढ़ाई में ही घुसे रहो, साथ साथ और एक्टिविटीज़ करो जिससे जो आपकी हॉबीज़ हो। मैंने लॉकडाउन के पीरियड में हर कोई मास्टर शेफ़ बन रहा था, तो फिर मैंने भी थोड़ा ट्राई करा था। मैं भी मम्मी के साथ किचन में लग जाती थी, मैंने भी काफ़ी चीज़ें सीखी, तो इसलिए ना तो मैं थोड़े थोड़े टाइम में थोड़ा फ्रेशन अप होती रहती थी। और मेरे को ड्राइंग करना अच्छा लगता था, तो फिर मैंने काफ़ी सारी ड्राइंग्स भी करी थी, आपको दिखाऊंगी बाद में अगर कभी वीडियो बनाई तो। और क्या करती थी मैं, हाँ मेरे को मेहंदी लगानी भी अच्छी लगती थी तो मैंने मेहंदी भी लगाई थी। मतलब उससे क्या होता था कि ना थोड़ा मूड अच्छा हो जाता था। तो क्या होता था कि थोड़ा पढ़ाई से ब्रेक मिल गया, फिर उसके बाद जब तुम दोबारा से स्टार्ट, क्योंकि क्या होता था कि ना पेपर की डेट जो है वो डिले होती जा रही थी। अब उस टाइम फोकस कैसे करें, तो इसीलिए ना थोड़े थोड़े टाइम में मतलब कुछ कुछ ऐसी चीज़ें करते रहो जिससे आपको थोड़ा अच्छा लगे। ठीक है, तो ये सब हो गया। अब लास्ट आया फाइनल रिवीजन का टाइम। अब जब डेट डिक्लेयर हो गई कि आपका 26 नवंबर को एग्ज़ाम है, तो फिर अब क्या हुआ, एक तो फाइनल रिवीजन का टाइम हुआ। गिव योर सेल्फ एटलीस्ट अ मंथ, मतलब 1 मंथ तो आपको चाहिए कि तीनों सब्जेक्ट्स आपको कवर अप करने हैं। 1 मंथ दो अपने आप को, अच्छे से रिवाइज़ करो। रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ सोचो कि हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि क्या होता है अगर हमने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे और वो नहीं हुए तो ना हम डीमोटिवेट हो जाते हैं कि यार हमसे तो हो नहीं पाएगा। मेरे साथ भी ये होता था, मैं क्वेश्चंस करती थी, मतलब पेपर से 1 महीना पहले भी, 15 दिन पहले भी ना मेरे से क्वेश्चंस नहीं हो पा रहे थे कुछ। तो मैं इंस्टेड ऑफ गेटिंग डीमोटिवेटेड, मैंने क्या करा कि ना उन क्वेश्चंस को समझा अच्छे से। फिर उन क्वेश्चंस में से क्या कंसेप्ट निकल रहा है, वो क्वेश्चन कहाँ से मिला, मतलब एटकिंस से मिला या क्लेडन से आया, कहीं से भी आया वो, मैंने ढूंढा उसे। फिर उसके बाद या फिर अपने फ्रेंड्स से पूछा। मतलब मेरे फ्रेंड्स बहुत हेल्पफुल हैं, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी एंट्रेंस में। मेरे को जब भी हेल्प चाहिए होती थी मैं उनसे पूछ लेती थी, कोई भी डाउट होता था, तो उससे भी आप काफ़ी अच्छा एडवांटेज मिलता है। सबसे लास्ट में जब 1 वीक रह गया था, तो तब मैंने डिसाइड करा मेरे को कोई रिवीजन नहीं करनी है, अब मेरे को सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो मैंने ऑनलाइन एक बुक ऑर्डर कर ली थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। तो फिर मैंने वो बुक लेना, मतलब क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर दिया। आई थिंक मैं वंस इन अ डे सिर्फ एक ही पेपर करती थी, या फिर 2 कर लिए शायद कर लेती थी। मतलब मैं 1 वीक के अंदर तो मैं बहुत ज़्यादा चिल हो चुकी थी, पता नहीं क्यों। मैं कॉन्फिडेंट हो गई थी कि ना हाँ, अब मेरी प्रिपरेशन अप टू द पॉइंट है, अप टू द मार्क है जहाँ तक मैंने सोचा था। या फिर मैं इतनी ज़्यादा बोर हो चुकी थी कि बस यार अब ख़त्म करो, बहुत खिंच गया अभी है, बिल्कुल ऐसा हो गया था। मेरे ख्याल से सेकंड पॉइंट ज़्यादा फिट बैठ रहा है सिचुएशन में मेरी। तो मैंने क्या करा, दिसंबर 2019 से, मतलब मैंने रिवर्स में करना शुरू करा। क्योंकि क्या होता है कि ना जो हमारा लेटेस्ट जो आए हुए होते हैं पेपर्स, उनसे तुम्हें पता चल जाता है कि अब क्या चीज़ें आ रही। बच्चे क्या करते हैं, जो लेटेस्ट पेपर्स होते हैं वो सबसे लास्ट में करते हैं, बट आई थिंक वो तुम्हें सबसे पहले करने चाहिए, क्योंकि अब पता चल जाएगा कि पैटर्न में क्या चेंज आया है, क्या नए क्वेश्चंस पूछे हैं, क्या नए कंसेप्ट। तो एटलीस्ट तुम्हारे पास टाइम तो रहेगा कि चलो अगर कुछ नया कंसेप्ट है तो तुम उसको पढ़ पाओ। तो इसलिए मैं वो पढ़ लेती थी। फिर क्या करती थी, मान लो मेरे से क्वेश्चंस कुछ नहीं हो पाए, कुछ छोड़ दिया, एक बार ही कर लिया, ठीक है। फिर उसके बाद ना मैं उनके आंसर्स चेक करती थी, आंसर्स देख लिए, पढ़ लिया, समझ लिया। उसके बाद अगर मेरे को कुछ नया कंसेप्ट मिलता था तो मैं जिस भी टॉपिक का वो होता था, वहीं उसी नोट्स के अंदर वो ऐड ऑन करती चली जाती थी। ताकि अब क्या होता था कि ना जो नोट्स मैंने 10 पेजेस के बनाए, मतलब जो नोट्स मैंने प्रिपेयर करे थे इनिशियली, उसी के अंदर मैं जब ऐड ऑन करती थी तो फिर मेरे लिए क्या होता था कि ना अब आगे मेरे को कोई एग्ज़ाम प्रिपेयर करना हो या उसी एग्ज़ाम की ही तैयारी, मतलब उसी को ही और रिवाइज़ करना हो, तो एक जगह ही रहता था सारा जितना भी होता था। तो उससे मेरे को काफ़ी फ़ायदा मिल गया। और क्या करती थी, कभी कभी ना मैं प्रिपरेशन के टाइम पर जैसे बुक से पढ़ने का मन नहीं करा, पीडीएफ से पढ़ने का मन नहीं करा, तो मैं थोड़ी बहुत वीडियोस देख लेती थी।
बहुत सारे चैनल्स हैं इस टाइम यूट्यूब पर, तो आप वीडियोस वगैरह भी देख सकते हो। मूड नहीं होता तो क्वेश्चंस कर लो। कुछ कुछ ऐसे होते थे जैसे रैंक बूस्टर सीरीज़ होती हैं कोई, या कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस की सीरीज़ होती हैं, तो वो चीज़ आप कर सकते हो। रात को कर लो, दिन में कर लो, मतलब जब भी आपको एग्जॉस्टेड हो जाओ ना आप बिल्कुल कि अब और नहीं पढ़ना, तो वो क्वेश्चंस करना ट्राई कर दो। आप क्वेश्चंस करने मतलब क्वेश्चंस की वीडियोस ही देख लो, चाहे देखने से भी क्या होता है कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। तो मैंने ऐसी वीडियोस देख लेती थी। तो मतलब यही सब मेरी स्ट्रैटेजी रही थी प्रिपरेशन के टाइम पर। एक बच्चे पूछ रहे थे कि ना एग्ज़ाम के टाइम जब आप पेपर कर रहे थे उस टाइम आप कैसे कैसे पेपर दे रहे थे, या उस टाइम आपका माइंडसेट क्या था। तो उसकी मैं सोच रही हूँ शायद अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी तो मैं ट्राई करूँगी कि ना एक और वीडियो ऐसी बनाऊँ जिसमें मैं अपना पेपर के टाइम अपने माइंडसेट क्या था मेरा वो मैं डिस्कस करूँ। तो अभी के लिए आई थिंक ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर करा, मतलब मेरे को भी बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं सब लोगों को अपना एक्सपीरियंस शेयर कर पा रही हूँ। मैंने जो स्ट्रैटेजीज़ प्रिपेयर करी थी वो मैं आपको एक्सप्लेन कर पा रही हूँ। तो थैंक यू सो मच, और अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।